नमस्कार। पावर सेंटर के साथ हाजिर हूं मैं चटपटी और रोचक खबरें लेकर। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या है खास। हमारे देश में नौजवान और किसान ये दोनों पूंजी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से किसानों का मामला ऐसा उलझा है कि वो लगातार चर्चा में है। उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि केंद्र और यूपी में जो सरकार है उसके कुछ नेता ऐसे हैं जो कई बार किसानों के पक्ष में बोल देते हैं। हालांकि कोई एक आध बार ही बोलता है, लेकिन वरुण गांधी बार बार बोल रहे हैं, जिससे ये लगता है कि यह नौजवान नेता बीजेपी के अपने ही सरकार से असंतुष्ट है। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। उनका एक ताज़ा वीडियो फिर आया है जिसमें वो मंडियों में घूम रहे हैं, धान के केंद्रों पर, और किसानों के लिए वो खुलेआम माइक पर कहते हैं कि किसान अपना हक मांग रहा है, उसको हक मिलना चाहिए। जहां वो कमियां पाते हैं वहाँ अफसरों को फटकार लगाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने की चेतावनी भी देते हैं। वरुण गांधी का जो मामला है ये लखीमपुर में जब से गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मारा गया है उसके बाद से ये थोड़ा ज़्यादा उभर गया है। वो लगातार दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जो इसमें आरोपी हैं वो देश के गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे हैं और कई सारे बीजेपी के नेता हैं। उनके बयान पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन शायद वरुण गांधी को इसकी परवाह नहीं है। वरुण गांधी को शायद परवाह इसकी होगी भी नहीं, क्योंकि वो इस तरह की सियासत करते हैं जहां पर दाग लगने की, आरोप लगने की गुंजाइश बड़ी कम होती है। पिछले 13 साल के उनके सांसद के कार्यकाल को अगर हम पलट कर देखें तो वो एक बार पहले पीलीभीत से सांसद हुए, फिर सुल्तानपुर से हुए, फिर अब तीसरी बार पीलीभीत से सांसद बने हैं। 13 साल में वरुण गांधी न कभी खनन से जुड़े रहे, न कभी अवैध वसूली कराई, न ठेका पट्टा कमीशन लिया, न तो कहीं निधि पर कोई दाग लगने दिया। इतना ही नहीं, सांसद के रूप में वो एक पैसे का कोई वेतन नहीं लेते, सरकारी आवास भी नहीं लेते, न ही आज तक उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया है। राजनीति में ये जो शुचिता है यही शायद उनकी ताकत है, और यही वजह है कि वो बेखौफ होकर बोलते हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं, उनका फायर जारी है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी उन्हें कोई संदेश नहीं आया है। हालांकि उनके आरोप या ये कहिए बयान बीजेपी और उसकी सरकार को काफ़ी विचलित कर रहे हैं। एक नौजवान नेता पिछले 13 साल से सांसद है, चुप है, लेकिन जब बोलता है तो बेबाक है। बीजेपी में रह के शायद ही कोई नेता इतना बोलने की हिम्मत कर पाता हो, लेकिन वो बोल रहे हैं, उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है। तो क्या बीजेपी ने वरुण गांधी को उनके हाल पर छोड़ दिया है, या बीजेपी ये मानती है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कुछ नेताओं को इस तरह बोलने भी देना चाहिए, या मसला कुछ और है? अगर हम वरुण गांधी के पिछले 1-2 महीने के बयानों को, उनके तर्कों को, अगर उनके पत्रों को, उनके ट्वीट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि वह फायर ब्रांड नेता अब चुप रहने को तैयार नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना। कहते हैं जब पानी में जहाज़ डूबने लगता है तो उस पर जो जीव जंतु होते हैं वो सबसे पहले कूदकर भागते हैं। आदमी थोड़ा देर से कूदता है, वफादार जो होता है, लेकिन जो सरकार का नौकर है वो अपनी भविष्य की व्यवस्था सेट करने के लिए वो कभी भी कूद सकता है। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट माहौल नहीं कि उत्तर प्रदेश में
भविष्य के चुनाव में क्या जनादेश होगा। लेकिन प्रदेश के बहुत सारे आईएएस अफसर दिल्ली की ओर रुख किए हुए हैं। लखनऊ मेल रात में 10 बजे जाती है और सवेरे दिल्ली पहुंचती है, लेकिन अफसरों की मेल लगातार चल रही है। कभी 4 अफसर, कभी 5 अफसर केंद्र में ये लगातार सूचीबद्ध हो रहे हैं। सचिव लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल के, अपर सचिव लेवल के, ज्वाइंट लेवल के, ये सारे अधिकारी जो आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर हैं, उसमें मुख्य सचिव से लेकर एसीएस लेवल के प्रमुख सचिव और सेक्रेटरी और विशेष सचिव रैंक के भी अधिकारी दिल्ली जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को केंद्र में इम्पैनलमेंट किया गया है सेक्रेटरी पद के लिए। मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस.पी. गोयल भी वो इम्पैनलमेंट है केंद्र में, और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कृषि विभाग देवेश चतुर्वेदी भी दिल्ली में उनका इम्पैनलमेंट हो चुका है। अभी हाल ही में 3 और आईएएस अफसर केंद्र के लिए अब सूचीबद्ध हो गए हैं। इनमें है पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकरण, आवास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार और अर्चना अग्रवाल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। इसमें अर्चना अग्रवाल को छोड़ दें तो ये 5 अधिकारी पोस्टिंग के इंतजार में हैं। अर्चना अग्रवाल इस समय केंद्र में पहले से तैनात हैं और वो सेक्रेटरी रैंक में आ चुकी हैं। अगर इन अफसरों के जिनके नाम इम्पैनल हुए हैं हम देखें, इन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी तो ये किसी भी दिन दिल्ली का रुख कर लेंगे। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को लेकर अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं, अटकलें और चर्चा होती रहती हैं। सत्ता के गलियारों में खुसफुस बातें भी होती हैं कि चीफ सेक्रेटरी शायद बदला जा रहा है। लेकिन जब आप नवंबर के महीने के करीब हैं और दिसंबर में आचार संहिता लग सकती है, तो 2 महीने के लिए सरकार अपना मुख्य सचिव बदलेगी, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की नौकरी अभी 2023 तक है, यानी उनके पास लंबा समय है। वो चाहें तो केंद्र में जाकर भी आराम से आखिरी वक्त काट सकते हैं किसी बड़े विभाग में। इस समय यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप लेवल के अफसर हैं उसमें एस.पी. गोयल हैं, उसमें दीपक कुमार भी शामिल हैं, देवेश चतुर्वेदी भी हैं। इन लोगों को अगर पोस्टिंग मिलती है तो प्रदेश में जो अच्छे अफसर हैं उनकी थोड़ी कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं उनको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता या मतलब नहीं होता कि यहाँ पर अफसरों की कमी है या भरे पड़े हैं। उनकी निगाह अपनी पोस्टिंग पर है कि किस विभाग में उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलती है। अगर तैनाती मिलेगी तो यहाँ सरकार के हाथ पैर जोड़कर दिल्ली खिसक लेंगे। अगर बढ़िया विभाग नहीं मिलेगा तो अनिच्छा जता देंगे, हम तो सरकार आपके साथ ही जिए मरेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सियासत में जो लोग हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ यही एक बड़ी समस्या बनी रहती है कि उनको हर 5 साल पे जनता को जवाब देना है। लेकिन जिन अफसरों के भरोसे वो 5 साल तक जनता को दलीय तमाम सारी योजनाएं चलाते रहते हैं, दावे करते रहते हैं, जब आखिरी वक्त आता है जनता को जवाब देने का, पलट कर बताने का, तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अफसर दिल्ली पहुंचा रहता है। तो बस यही एक फ़र्क है नेता में और ब्यूरोक्रेसी में। बहुत से अफसर ऐसे रहे हैं कि वो हर सरकार में खास हो जाते हैं और जब ठीकरा फूटता है तो कहीं थोड़े दिन इधर उधर रहकर फिर मुख्यमंत्री की आंख के नाक कान तारे हो जाते हैं। ये सब ब्यूरोक्रेसी के खेल हैं और बहुत सारे अफसर इसमें बहुत माहिर हैं और उनकी बैटिंग और पोस्टिंग दोनों हमेशा लाजवाब रही है। अपने यहाँ सत्ता के गलियारे में अक्सर ये चर्चा होती है कि अफसर गिरगिटान से भी तेज रंग बदलते हैं, और कुछ लोग ये तक कहते हैं कि भाई रंग बदलने के मामले में अफसर गिरगिटान को भी फेल कर देते हैं। तो ये सब चकल्लस और चर्चा चलती रहती है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि सत्ता के साथ बहुत सारे अफसर रंग बदलते देखे गए हैं। योगी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन अफसर इतने होशियार हैं कि भ्रष्टाचार भले ही खत्म ना हो
लेकिन सरकार के सामने ऐसा दिखावा करो कि आप बिल्कुल ईमानदार हो। तो सरकार को ये भ्रम बना रहता है कि नीचे तक ईमानदारी से योजनाएं पहुंच रही हैं। आज एक वाकया हम आपके लिए लेकर आए हैं जो लखनऊ के बिजली विभाग के अफसरों के कारनामे से जुड़ा है। लखनऊ में बिजली विभाग के अफसरों ने सरकार की नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए पूरी बिल्डिंग का रंग ही भगवा करा दिया है। अगर इन सरकारी कार्यालयों में बोर्ड न लगा हो तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये संघ का कार्यालय है या कोई मंदिर तो नहीं है जहां हम आ गए हैं। बात आज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के चिन्हट और गोमती नगर डिवीजन की हो रही है। यह जो 2 एक्सियन के डिवीजन है उनके भवन को ऐसा भगवा रंग में रंग दिया गया है कि वो दूर से ही देखने में पता चल जाता है कि वो कोई मठ मंदिर या कोई विशेष स्थान है, लेकिन वो बिजली विभाग का दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है। और अधिकारी इतने होशियार हैं कि सरकार को वो प्रभावित करने के लिए, उनकी नज़रों में आने के लिए यही नहीं चूके, उन्होंने एक्सियन साहबान ने कमरे का जो पर्दा है वो भी भगवा करवा दिया है। कुछ अधिकारी कप प्लेट भी भगवा रंग का मंगाने पर चर्चा कर रहे हैं कि आ जाए तो थोड़ा और मैसेज अच्छा जाएगा। अब आप सोचिए कि किस तरह से अवसर का लाभ उठाते हैं या अधिकारी अवसरवादी हो चले हैं। सरकारी भवन में इस तरह का रंग रोगन लोगों को बरबस अपनी ओर खींचेगा, कोई भी गुजरेगा उधर से देखेगा। लेकिन बिजली विभाग जो बदनाम है भ्रष्टाचार में, वसूली में, कनेक्शन देने में, कटिया लगवाने में और उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के लिए, वो सरकार की आंखों में किस तरह धूल झोंक रहा है भगवा रंग का आड़ लेकर। क्या अफसरों को इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए या इससे बचना चाहिए? विभाग में मंत्री हैं, एमडी हैं, तमाम प्रमुख सचिव हैं और अधिकारी हैं, क्या वो इस चीज़ को नहीं देखते या देखते हैं तो फिर इग्नोर करते हैं? सरकारों को खुश करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए क्या इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं? लेकिन हमारे यहाँ अफसर इतने चालाक हैं कि एक गाना आया था कि आज ब्लू है पानी पानी, उनका बस चले तो बिल्डिंग, कमरा, पर्दा, गिलास, लोटा, थाली के साथ साथ पानी भी भगवा कर दें। किसानी और जवानी ये भारत की 2 बड़ी पूंजी रही हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट आया है तब से इन दोनों ने सबसे ज़्यादा सत्ताधारी दल को परेशान कर रखा है। यूपी में किसान जो था वो बीजेपी के लिए बहुत पहले से सरदर्द बना हुआ है। पश्चिम की परेशानी अलग थी, लेकिन अब पूरब में एक नई परेशानी आ गई बीजेपी के सामने। बीजेपी ने जिस ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर को कभी साथ लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, अब वही उनके लिए सरदर्द बन गए। बीजेपी के सामने सत्ता का ताज छिटकने का खतरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाल और पीले ने गठबंधन कर लिया है। यानी कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर के गठबंधन और मऊ में उनकी रैली ने भाजपा के रणनीतिकारों को परेशान करके रखा है। ये गठबंधन 100 सीटों पर लगभग अपना असर डाल रहा है। लेकिन अगर हम राजभर की ताकत पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि 4% के लगभग राजभर आबादी है। 4% कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सरकार न बना सकती न बिगाड़ सकती है। लेकिन जब बात अवध और पूर्वांचल की आती है तो उसमें करीब 20 जिले ऐसे हैं जिनमें ये राजभर 10 से 20% में पहुंच जाते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या होगी तो स्वाभाविक है कि वो 100 विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर बात करें वाराणसी मंडल की, आजमगढ़ मंडल की, गोरखपुर मंडल की, बस्ती, बलिया, देवरिया, तमाम सारे जिलों की, तो राजभर एक बहुत बड़ी ताकत है इन जगहों पर।
और आप इसका एक सबूत मान लीजिए कि जो मऊ की रैली हुई जिसमें लाखों की भीड़ जुटाकर ओम प्रकाश राजभर ने ये जता दिया कि सुभाषपा एक बड़ी ताकत थी और बीजेपी ने वो खो दिया। हालांकि अगर आप बीजेपी के नज़रिए से देखें तो जब सरकार बनी थी 2017 में तो थोड़े दिन बाद ही जान गई बीजेपी कि राजभर को संभाल पाना आसान नहीं है, और इसके मुकाबले उन्होंने धीरे धीरे गोट बैठानी शुरू की। जैसे मऊ के सांसद हरिनारायण राजभर, अनिल राजभर को मंत्री बनाना, फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाना, सकलदीप राजभर उनको राज्यसभा का मेंबर बना के भेजना, इन सब की इसलिए गोट बिछाई गई कि ओपी राजभर की भरपाई की जा सके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले ये नेता टिक नहीं पाते। ऊपर से अखिलेश यादव ने रामअचल राजभर और कई सारे नेताओं को जोड़ना शुरू कर दिया। अब समस्या ये है कि बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान घेरा डाले हैं, लखीमपुर से लेके तराई के इलाके में अलग परेशानी खड़ी हो गई। ऐसे में इतना मजबूत साथी छूट गया तो सरकार के पास क्या रास्ते हैं, संगठन के पास क्या रास्ते हैं, राजभर की काट कैसे निकाली जाए, ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के सामने बनी हुई है। अगर कुल मिलाकर इस पर नज़र डाली जाए तो बात यही लगती है कि जो 4 सीट जीतकर बीजेपी को 40 सीट जितवा रहा था, अब वो अखिलेश यादव के साथ आ गया, 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें मांग रहा है। तो क्या अगर वो इस बार 8-10 सीटें जीतता है तो क्या 80 से 100 सीटों की बढ़ोतरी भी अपने गठबंधन में करेगा? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी को परेशान और विचलित किए हुए हैं। शायर मुनव्वर राना कहते हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो योगी सरकार में पिछले दिनों जो आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले हुए वो भी कुछ इसी तरह के रहे। कई दर्जन जिलों के एसपी बदल दिए गए, डीएम बदले गए, कई 3 साल से महत्वपूर्ण पदों पर जमकर चांदी काट रहे थे वो भी संट कर दिए गए। लेकिन कुछ की किस्मत लगातार चमक रही है। तो जो घर में सबसे छोटा था, वो तो जिसके जुगाड़ सबसे कमज़ोर था, वो तो संट हो गया, किनारे डाल दिया गया। लेकिन जिसके हिस्से में मकान दुकान आई वो तो माल काटेगा। अब अगर आप इस पर नज़र डालें इन तबादलों पे तो सबसे महत्वपूर्ण और किस्मत वाले अफसरों में कहे जाएंगे आजमगढ़ के एसएसपी रहे सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह आगरा के एसएसपी बनाए गए हैं। उनकी गाड़ी के सामने एक बच्चा लेट गया था जिसको थप्पड़ से मारने लगे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सीएम योगी के बेहद करीबी अफसर हैं और बहुत बड़े बड़े जिलों के पुलिस कप्तान रहे। सजातीय होने का उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता रहा है। उनकी छवि कैसी है पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, और योगी सरकार भी वैसे देखिए ईमानदार अफसरों को बड़े बड़े जिले देती है। और अगर दागी है, छोटा मोटा दाग है तो सर्फ एक्सल से भी मिट जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है। आगे चलते हैं। कानपुर रेंज से हटाए गए मोहित अग्रवाल आईजी। अग्रवाल साहब लंबे समय तक कानपुर में रहे, बढ़िया रेंज थी, काफ़ी सारे लोग जानने पहचानने वाले, मंत्री जी का स्थानीय स्तर पर काफ़ी दोस्ताना याराना उनका बढ़िया कटा। 3 साल पूरा हो गया, सरकार को वहाँ से हटाना था। लेकिन यूपी में ईमानदार छवि के आईपीएस अफसरों में माने जाने वाले नवीन अरोरा को 3-4 महीने में ही आगरा से वापस लखनऊ भेज दिया गया। नवीन अरोरा लखनऊ में ज्वाइंट सीपी थे, उसके बाद उनको आगरा भेजा गया था। उनकी शैली ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वो समझौता नहीं कर पाते, शायद इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ा होगा। लेकिन आपको याद होगा कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद मामले की एसआईटी की जांच नवीन अरोड़ा द्वारा ही की गई थी। अब बात आती है जहां पर किसान जीप से कुचल दिए गए, जहां पर खाद के लिए लोग परेशान हैं, जहां धान खरीद में लोग लूटे जा रहे हैं, उस लखीमपुर खीरी के
डीएम अरविंद चौरसिया को सरकार ने हटा दिया। लेकिन इतना सब के बाद भी एसपी विजय ढुल बने हुए हैं। कैसा विचित्र संयोग है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाला अधिकारी 1.5-2 साल से लगातार जिले में जमा हुआ है और 3 महीना पहले गए जिलाधिकारी महोदय वहां से निपटा दिए गए। हालांकि अरविंद चौरसिया भी कम माहिर खिलाड़ी नहीं हैं, बार बार वहीं जाते हैं, वहीं एसडीएम रहे लखीमपुर में, वहीं एडीएम रहे, वहीं सीडीओ रहे, वहीं डीएम बन के भी पहुंच गए। भाई जहां उर्वरा धरती होती है, जहां किसान अच्छा है, सरदार अच्छा है, जहां पैदाइश अच्छी है, वहां स्वाभाविक है अधिकारियों का मन ज़्यादा लगता है। लेकिन भाई खाली डीएम ही सब चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, वहाँ एसपी साहब भी कुछ जिम्मेदारी ले लें, उनके ऊपर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश से पूरे देश में चर्चा है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा और उनके लोग किस तरह से किसानों पर जीप चढ़ाकर मार देने के आरोपी बने। इतनी सब बड़ी घटना होती रही, लेकिन एसपी का बाल बांका नहीं हुआ। सरकार को यह अधिकारी इतना प्रिय है या इतना तगड़ा उसका जुगाड़ है, सरकार ने इन तबादलों में सबका वारा न्यारा कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी बेखौफ बैटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में थोड़ी दूर और चलते हैं अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार का नाम पिछले सप्ताह से काफ़ी चर्चा में है। 2012 बैच के इस आईएएस अफसर का तबादला 48 घंटे में ही सरकार को निरस्त करना पड़ गया, जिसके चलते चूँकि अरुण कुमार मऊ गए थे, जब उनका तबादला रुक गया तो मऊ के डीएम अमित बंसल का भी तबादला रुक गया। लेकिन अरुण कुमार को ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर कहाँ से मिली कि उनको जब जिले से जिले गए थे तो वापस अमेठी में रोका गया। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है ब्यूरोक्रेसी में। हालांकि अरुण बरेली के रहने वाले हैं, आईआईटी भी किए हुए हैं कानपुर से। हालांकि उनके ज़िले की कुछ जनप्रतिनिधि उनसे नाराज़ हैं और जब वो हटे तो उन्होंने खुशी मनाई, वो चाहते थे कि डीएम साहब चले जाएं। लेकिन हर बार हर सरकार में आप देखेंगे तो कुछ अधिकारी अपनी काबिलियत के दम पर शीर्ष पर जाते हैं, कुछ जुगाड़ के दम पर। लेकिन काबिलियत वाले कई बार ऊपर से ढनक कर सीधे नीचे चले जाते हैं और पड़े रहते हैं अंधेरे में, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होता है। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जहां जुगाड़ सब पर हमेशा भारी रहा है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ₹500 क्या भैया, 500 रुपए में से कहीं ज्यादा